हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इतिहास विषय चल रहा है जिस पे हम लोगों की जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से क्या थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, यानी कि मुख्य रूप से वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मुख्य रूप से क्या था? कबीलाई जीवन था। उसमें अपना जो कबीले के रूप में पशुचारण करते थे। उसके बाद से क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल मुख्य रूप से एक कबीला दूसरे कबीले पे आक्रमण करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? लोहे का लोहे का प्रमाण मिला। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश की अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, जहां से जब प्रथम लोहे का प्रमाण मिला तो धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि का चलन हुआ। जब कृषि का चलन हुआ तो क्या हुआ? पशुचारण धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हुआ। इसके बाद से जो अगला है ये है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व को ही हम क्या कहते हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को का एक और नाम है जिसका नाम है द्वितीय नगरी क्रांति। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ? पहले जो सभ्यता मिली हमारी सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। उसके बाद से जो वैदिक सभ्यता है ये क्या थी? ग्रामीण थी। फिर से जो छठी शताब्दी जब शुरू हुआ तो क्या हुआ? धीरे धीरे नगरों की तरफ विकास होना शुरू हुआ। और द्वितीय नगरी क्रांति को ही हम क्या कहते हैं? बुद्ध काल या महाजनपद काल। धीरे धीरे क्या हुआ? कई कबीला मिलकर के एक जन का निर्माण हुआ। अब कई जन मिलकर के क्या हुआ? एक जनपद हुआ। और कई जनपद मिलकर के क्या हुआ? एक महाजनपद का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जो जनपद हुए 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपदों में से एक उभर के आया। कौन? मगध साम्राज्य। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा? महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल तो मुख्य रूप से 16 है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट हैं 4 या 5 जो इम्पोर्टेंट हैं उसी को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ तक हो कि ये चीज़ें समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू कहाँ से हुआ। तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ मुख्य रूप से 600 ईसा पूर्व को ही क्या कहा जाता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व या द्वितीय नगरी क्रांति। इसी का एक और नाम है बुद्ध काल या महाजनपद काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक परिवर्तनों ने ऋग्वैदिक कबायली जीवन में दरार डाल दिया। जनों के एकीकरण की प्रक्रिया से क्षत्रगत शासन करने वाले जनपदों का उदय हुआ। क्या हुआ था इसमें? उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हुआ तो उसमें आर्थिक परिवर्तन हुए, यानी कि कई तरह के परिवर्तन होने शुरू हुए। जब क्या होता है? जब लोहे का प्रमाण मिला तो धीरे धीरे क्या हुई? कृषि करना धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? शुरू कर दिया। और जब कृषि करना धीरे धीरे लोगों ने शुरू किया तो क्या हुआ? धीरे धीरे एकत्रित होने लगे, यानी कि एक जगह पे रह के हम कृषि कर सकते हैं। पहले क्या था? उसके पहले क्या था? ऋग्वैदिक काल में क्या था कि लोग कृषि नहीं करते थे। मुख्य रूप से जो उनकी कृषि थी क्या थी? गौण व्यवस्था पे आधारित थी, यानी कि जो कुछ जमीन पे छिड़क देते थे उससे जो कुछ उत्पादित होता था उसी से अपना भोजन कर चलाते थे। लेकिन क्या हुआ? उसमें भी ऐसा था कि कुछ साक्ष्य नहीं मिले थे, यानी कि लोहा नहीं था, अन्य चीजें कृषि की जो सामग्री चाहिए वो नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें क्या हुआ? लोहे का प्रमाण मिला। और जब लोहे का प्रमाण मिला तो धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? जब लोहे का प्रमाण मिला तो खेती करना शुरू किए। जब आप कोई भी जब खेती करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे क्या हुआ? इकट्ठा यानी एक जगह पे रहना शुरू कर दिए। उसके बाद से जब उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हुआ, यानी आर्थिक परिवर्तनों ने
ऋग्वैदिक कबायली जीवन में दरार डाल दिया। यानी कि जब आप लोग कृषि करेंगे या कोई भी जब कृषि करेगा तो आपस में क्या व्यापार करेगा, जब व्यापार करेगा तो पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, एक दूसरे में आपस में क्या होगा, दरार पड़ने शुरू हो गई। ठीक है, तो जनों के एकीकरण की प्रक्रिया से क्षेत्रगत शासन करने वाले जनपदों का उदय हुआ। यानी कि अलग अलग क्या हुए, अलग अलग जनपद, यानी अलग अलग जनपद बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक जनपद बना, यानी कि जन, कई जनों अपने अपने जगह पे इकट्ठा होने शुरू हुए। और जब कई जन मिल करके एक जगह इकट्ठा हुए तो उसको हम क्या कहा जाता है, जनपद। और जब कई जनपद मिल करके बने तो क्या हुआ, एक महाजनपद। ठीक है, तो उस समय क्या था, 16 मुख्य रूप से जनपद कितने हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में शासन करने वाले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि मुख्य रूप से जो इनका जनपद है, जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में से अधिकतर महाजनपद कहाँ से मिले हैं, तो गंगा घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, गंगा घाटी के क्षेत्र में। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि जो आर्य लोग थे, कबीलाई जो थे, धीरे धीरे कहाँ, गंगा घाटी के क्षेत्र में रहने शुरू हुए। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद का प्रमाण जो मिला है मुख्य रूप से कहाँ से मिला है कि हाँ 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद हैं मुख्य रूप से इसके दो प्रमाण हैं। पहले नंबर पे क्या है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, यानी बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से ऐसा प्रमाण मिला है कि 16 महाजनपद था। और दूसरा जो है वो है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से ही प्रमाण मिला है कि जो जनपद थे कितने थे, 16 थे। ठीक है, तो इसमें कुछ जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपदों में कुछ में राजतंत्रीय प्रणाली तथा कुछ में गणतंत्रीय प्रणाली थी। यानी कि जो 16 महाजनपद थे उसमें कुछ में क्या था, कुछ में क्या था, राजतंत्री, यानी कि एक राजा हुआ करता था। एक जनपद है, ठीक है, कोई एक जनपद है, वहां पे केवल एक ही राजा था। ठीक, और कुछ ऐसे महाजनपद थे जिसमें क्या था, गणतंत्री प्रणाली थी। गणतंत्री प्रणाली मतलब कई छोटे छोटे कई राजा हुआ करते थे जो मिल करके शासन को चलाते थे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कुछ महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपद हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ 16 तो हैं, लेकिन उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं 4 या 5, उसी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो 16 महाजनपदों में जो पहला है महाजनपद, ठीक है, अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद, इसमें इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। इस महाजनपद को पढ़ने के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस समय वर्ण कितने भागों में बट गए थे, 4 भागों में। ठीक है, तो 4 भागों में जब बट गए थे, यानी कि कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें और बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई। उस भ्रांतियों में क्या था कि जो ब्राह्मण होंगे वो क्या करेंगे, कर्मकांड करेंगे। ठीक है, या और जो क्षत्रिय होंगे क्या होंगे, राज्य की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। जो वैश्य होंगे वो क्या करेंगे, तो कृषि करेंगे, और जो शूद्र होंगे उनकी सबकी सेवा करेंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ था कि अनेक प्रकार की बुराइयां फैल गई थी। ठीक है, यानी कि उस समय शूद्रों को क्या हुआ करता था कि कोई देख लेता है, क्या कोई शुभ काम पे जाते हैं तो उनको मार करके हत्या कर दी जाती, यानी कि उनको मुख्य रूप से नीच दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो इन सब भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए, ठीक है, दो धर्म उत्पन्न हुए। उसमें जो 2 धर्म मुख्य रूप से उत्पन्न हुए, उसमें पहला धर्म हमारा क्या था, बौद्ध धर्म, और जो दूसरा हमारा धर्म था वो कौन सा था, जैन धर्म। ठीक, जो 2 महाजनपद, 2 धर्म उत्पन्न हुए, जो पहला क्या है, बौद्ध धर्म, और दूसरा क्या है, जैन धर्म। ठीक है, तो जो अगले बार यानी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बहुत ही विस्तृत अध्ययन होगा बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो 16 महाजनपद हैं वो कौन कौन
हैं। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद हैं उसमें मुख्य रूप से 4 या 5 जो हैं कि जनपद कौन है और उसका जो क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र कौन है और कहां से कहां तक स्थित था। ठीक है, इसमें जो अंग महाजनपद है, अंग महाजनपद जो था उसका क्षेत्र कहां से कहां तक, उस समय क्या था, जो मान लीजिए कि भारत ही है, भारत में उस समय न उत्तर प्रदेश था, न बिहार था, न बंगाल था, न छत्तीसगढ़, न कोई भी, यानी इस तरह से राज्य हुआ नहीं करते थे। वहां पे क्या था, अलग अलग महाजनपदों में बटे हुए थे। ठीक है, इस समय न सबका नाम अपने अपने जगह पे रखा गया। ठीक है, तो जिसमें जो अंग महाजनपद है वो उसका जो क्षेत्र था कहाँ कहाँ तक था, तो अंग महाजनपद का जो क्षेत्र था भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र था, कहाँ था, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, अंग महाजनपद। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, चंपा। ठीक है, तो आप इतना ही बस याद रखिएगा, अंग महाजनपद जो था इसका जो क्षेत्र था भागलपुर और मुंगेर, मुख्य रूप से कहाँ पड़ेगा, भागलपुर और मुंगेर बिहार में। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था कहाँ था, इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। और जो दूसरा था जनपद महाजनपद मगध। ठीक है, पटना तथा गया के क्षेत्र। ठीक है, पटना और गया के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मगध साम्राज्य। ठीक है, आगे चल करके सबसे शक्तिशाली यही बना मगध साम्राज्य। ठीक है, क्योंकि अलग अलग साम्राज्य यानी अलग अलग महाजनपदों में अलग अलग प्रकार के राजा हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था और जो राजा हार जाता था उस जनपद को या महाजनपद को अपने में मिला करके इकट्ठा कर ले। धीरे धीरे क्या हुआ, जो मगध महासाम्राज्य था ये विस्तृत होता चला गया, क्योंकि सबसे संपन्न था, एक दूसरे पे आक्रमण करके और उसको अपने हिस्से में ले लिया करता था। ठीक है, इसलिए पटना और गया के क्षेत्र को किसमें रखा गया, मगध साम्राज्य में। ठीक है, पटना तथा गया का जो क्षेत्र था कहाँ था, मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध, जिसमें जो शक्तिशाली राजा हुआ लास्ट में नंद वंश में घनानंद, और इसके बाद से क्या हुआ था, घनानंद के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य निकल के आया और इस 16 महाजनपदों को मुख्य रूप से सबको मिला करके और एक भारतवर्ष की स्थापना किया था उस समय। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी यहाँ पे भी पढ़िए मगध साम्राज्य। ठीक है, और मगध साम्राज्य तो था पटना और गया के क्षेत्र में था, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। ठीक, अगला जो है वज्जी संघ, वज्जी संघ। ठीक है, और वज्जी संघ का जो क्षेत्र था गंगा के उत्तर और बिहार में नेपाल सीमा, यानी गंगा के उत्तर हिस्सा और बिहार का जो नेपाल क्षेत्र है उस सीमा को हम किसमें रखते हैं, वज्जी संघ में। और वज्जी संघ क्या था, ये मुख्य रूप से एक गणतंत्रीय प्रणाली, यानी कि कई राजा, वज्जी संघ में छोटे छोटे कई राजा हुआ करते थे। ठीक है, और जो अगला है जनपद काशी महाजनपद, सभी लोग जानते हैं काशी महाजनपद मुख्य रूप से इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, वाराणसी। ठीक है, और जो अगला है क्या है, मल्ल। ठीक है, और मल्लों की 2 राजधानियां थी, पहला है कौन, कुशीनगर के मल्ल और दूसरा है पावा के मल्ल। ठीक है, तो मल्लों की जो राजधानी 2 थी, कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल। ठीक है, और आगे हम अभी जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहीं पे भगवान बुद्ध कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, मुख्य रूप से पावा से भोजन करने के बाद से कुशीनगर आते हैं और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।